नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो लाते हैं हम आपके लिए ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर। तो अगर आपके पास भी कोई सवाल है इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, जानना चाहते हैं कैसे अपने बड़े बड़े सपनों को छोटी छोटी सेविंग्स के जरिए पूरा कर सकते हैं या फिर कैसे बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करें, तमाम बातों की मदद के लिए तैयार है योर मनी। आपको बस अपने सवाल हमें भेजने हैं। आप वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। व्हाट्सएप नंबर हमारा नोट कर लीजिए 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी है। साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही अपने क्वेश्चंस भी आप पोस्ट कर सकते हैं #आस्कआवाज योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और हेड वेस्ट जोन के विकासपुरी मौजूद है। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले आज हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती क्या है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर ये कैसे लागू होती है और कैसे इन्वेस्टर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। तो पहले तो बताइए एग्जैक्टली कंपाउंडिंग का फायदा कैसे मिलता है, शॉर्ट टर्म में भी एप्लीकेबल है या सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ही कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, बताइए। धन्यवाद दीपाली जी। सो दीपाली जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग क्या है? बेसिकली जब आप इन्वेस्ट करते हैं आपको एक रिटर्न या आपका एक इंटरेस्ट अर्निंग जो होती है, नेक्स्ट ईयर आपकी वो इंटरेस्ट अर्निंग और आपका प्रिंसिपल जुड़ के वापस इन्वेस्ट अगर होता है तो नेक्स्ट ईयर आपको जो रिटर्न आएगी वो कंबाइंड अमाउंट पे आएगी। फिर थर्ड ईयर में उसका जो 2 साल का गेन होगा आपका प्लस आपका प्रिंसिपल जो बढ़ा है उसके ऊपर में आपको रिटर्न आएगा। तो ये एक स्नोबॉल इफेक्ट आता है। सो टिपिकली शॉर्ट टर्म के लिए कंपाउंडिंग समझ में नहीं आएगा। कंपाउंडिंग का रियल मैजिक और कंपाउंडिंग का असली असर तो आपको लॉन्ग टर्म में ही नजर आएगा। और कंपाउंडिंग का असर इतना अच्छा होता है दीपाली जी कि अगर 15 साल लग जाते हैं किसी को 1 करोड़ जमा करने में, तो और अज्यूमिंग कि वो 14% या 15% की रिटर्न से ग्रो हो रहा है फंड, तो जो 15 साल में 1 करोड़ बनता है वो अगला 1 करोड़ अगले 5 साल में बन जाएगा, तो जो कि 2 करोड़ हो जाएगा। और उसके अगले 5 साल में वो 4 करोड़ हो जाएगा। तो सोचिए आप 15 साल में 1 करोड़ जोड़ने में लग गया और अगले केवल 10 साल में आपका पोर्टफोलियो वैल्यू 4 करोड़ हो गया। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक और छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि यदि कोई आदमी 5000 का एसआईपी करता है और 15 साल के लिए एसआईपी करता है, मान के चलिए कि वो 12% से ग्रो कर रहा है, तो उसका कुछ 25 लाख के आसपास का वैल्यू बनेगा। और आप ये सोचिए यही 5000 का एसआईपी वो केवल 5 साल बढ़ा देता है, तो वही वैल्यू 25 लाख की 50 लाख हो जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। ओके अच्छा विकास जी, आपने सिंपल शब्दों में तो समझाया कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती क्या है, लेकिन एक चीज़ और बताइए, फंड सिलेक्शन को लेकर इन्वेस्टर्स क्या स्ट्रैटेजी रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट अगर उठाना है तो सब बातों का ध्यान में रखना है। कौन से फंड्स आप चुन रहे हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है कि नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट्स को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं या फिर नहीं, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो आपने बात की ही है। लेकिन अगर फंड सिलेक्शन की बात करें तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की? सो टिपिकली फंड स्ट्रैटेजी हमेशा एक व्यक्ति के अपने पर्सनल जो उनका लाइफस्टाइल है या उनकी बैकग्राउंड है और उनके कैश फ्लोज है और उनके गोल्स क्या है उसको देखते हुए करना चाहिए। और ऑब्वियसली जब हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो यदि कोई व्यक्ति अपने बहुत ही यंग स्टेज पे आके इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देता है, लाइक मान लीजिए कि 20-25 साल की एज में ही वो धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और बाय द टाइम ही इज 40 और मिड 40s में आते हैं या रिटायरमेंट की एज पे आते हैं तो वो यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतना बड़ा कॉर्पस उनका बन गया। सो जो फंड की सिलेक्शन होती है वो एक प्रोफाइल देखना पड़ता है कि रिस्क प्रोफाइल क्या है। अब हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग में ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगर किसी का कोई अधेड़ उम्र के हैं या 55 साल के हैं और उनको 60 साल में रिटायर होना है, तो अब वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग उनको समझ में आ जाएगी, नजर में आ जाएगी, बिकॉज उनके लिए भी टाइम होराइजन या तो 10-15 साल होना चाहिए और या फिर उनके इंस्ट्रूमेंट्स हायर रिस्कियर होंगे तो उसका पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट ज्यादा नजर आएगा। बट अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी देखेंगे वहां पे भी उसका असर आता है, बिकॉज यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट 7% पे कर रहे हैं, एफडी या कुछ ऐसा, और यदि आप वो 5 साल के बाद करेंगे तो जैसे 7 into 5 35% रिटर्न नहीं होगा, उनका रिटर्न ज्यादा होगा। इट कुड बी लाइक क्लोज टू 40 और समथिंग बिकॉज ऑफ द कंपाउंडिंग इफेक्ट। सो जो फंड सिलेक्शन है वो कस्टमर को अपने प्रोफाइल, इन्वेस्टर को अपने प्रोफाइल को देखते हुए, उनकी रिस्क एपिटाइट को देखते हुए और उनका टाइम होराइजन कितना है उसको देखते हुए फंड सिलेक्शन करना चाहिए। ओके चलिए, तो लंबी अवधि में कैसे कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप उठा सकते हैं वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। अब करते हैं कॉलर से बातचीत। पहले कॉलर रवि हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। रवि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
मैडम थैंक यू। सबसे पहले आपने हमारा क्वेश्चन लिया, तो मेरा क्वेश्चन है कि आई हैव 3 डॉटर्स और मैंने उनके लिए मुझे एजुकेशन और मैरिज के लिए मेरा गोल था अलॉन्ग विद माय रिटायरमेंट। तो आज की डेट में मैं ऑलमोस्ट 2,35,000 मंथली SIP करता हूँ 4-5 अलग अलग फंड में अलॉन्ग विद समृद्धि सुकन्या। तो मेरे दो क्वेश्चन थे कि ये मेरे फंड जो मैं कर रहा हूँ ये बराबर है क्या, और दूसरा मैं एक इंडेक्स फंड में बहुत टाइम से कर रहा था, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गया है, तो ये इसमें मैं कंटिन्यू करूँ या जो मेरा ये एक्टिव फंड्स है उसमें ही मैं ये कंटिन्यू करूँ, बिकॉज ये जो भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ये मैं आपके ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गया है आपका शो में देख रहा हूँ, और जितना इन्वेस्टमेंट किया है आपके शो को देख के ही मैं इन्वेस्टमेंट वो कर रहा हूँ, और मेरा ऑलमोस्ट 40 लाख ही अब तक जमा हुआ है। ओके तो सबसे पहले तो रवि शुक्रिया, आप हमारा शो देखते हैं और हमारे शो लाने का पर्पज़ यही है कि आप जैसे इन्वेस्टर्स की हेल्प कर सकें जिन्होंने अब तक इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं की है, उनकी मदद कर सकें। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे और आपके क्वेश्चन पर इनफैक्ट हमारे जो गेस्ट हैं विकास पुरी, उनसे राय भी ले लेते हैं। विकास जी, डिटेल्स ऑल दो हैं आपके पास रवि के क्वेश्चंस की, लेकिन मैं क्विकली सम अप कर दूं तो 2 लाख रुपए के आसपास ये मंथली SIPs कर रहे हैं। फिलहाल इनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की वैल्यू 23 लाख है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू जो है वो लगभग 40 लाख से 3 बच्चे हैं, उनकी हायर एजुकेशन पे रिटायरमेंट के लिए इनको फंड्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। आप इनके इनफैक्ट गोल्स भी देखेंगे तो बच्चों की पढ़ाई के लिए इनको 40 लाख 70 लाख 1 करोड़ के आसपास चाहिए और 6.5 करोड़ के आसपास की अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करके चल रहे हैं। फंड्स में क्विकली मेंशन कर दूं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पे 50,000 पर मंथ, क्वांट लार्ज मिड कैप पे 50,000, PGIM इंडिया मिड कैप पे 45,000 पर मंथ, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 20,000, मेरे इमर्जिंग ब्लू चिप में 6,000 और क्वांट स्मॉल कैप में 20,000। इसके अलावा ट्रेडिशनल प्लान्स तो इनके पास हैं ही, उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। EPF में 22 लाख है, NPS में 3 लाख है, सुकन्या समृद्धि योजना में 35,000 का इन्वेस्टमेंट कर रही है, सोवरन गोल्ड बॉन्ड में 50,000 है, 40 लाख के इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया हुआ है। तो प्लानिंग तो ठीक करके चले हैं और अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी 2 लाख रुपए डाल रहे हैं, फिर भी बहुत क्लटर्ड नहीं किया है। आपके सजेशंस इनके पोर्टफोलियो पर, इनके गोल्स पर? रवि जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, और आई थिंक ये शो की वजह से ही आपने एक विजडम के साथ अपने फंड सिलेक्शन किए, तो ब्रॉडली आपके फंड्स अच्छे हैं। बट फिर भी मैं आपको ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा, क्योंकि आपका पहला गोल अभी जो मेरे को जिस हिसाब से क्वेरी है तो 7 साल में आपका पहला गोल आने वाला है, और आप जो इंडेक्स फंड के बदले में थोड़ा सा एक्टिवली मैनेज फंड ले लीजिए। तो आपके जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वो मैं मेरे एसेट लार्ज कैप या पारंपरिक फंड है आपका PGIM मिड कैप, ये आप कंटिन्यू करिए। 3 फंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, SBI कॉन्ट्रैक्ट, HDFC फोकस 30, ये 3 आप फंड ऐड कर लीजिए। और यही फंड जो 6 फंड हमने आपको बताया, तो आपका SIP इवनली उसको डिस्ट्रीब्यूट करके करिए। सो ये हो गया आपके फंड्स की बात। रही आपके गोल्स की बात, तो आपने जो है जैसे 4 गोल अपने बताए हैं। रवि जी, मैंने आपके ये गोल प्लानिंग को देखते हुए जो कैलकुलेशंस ली हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो 5-5 साल के आपके अवधि है उसमें मैंने 10% के हिसाब से ग्रोथ देखी है। बहुत ही कंजर्वेटिव होकर आपके पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट किया है। कहीं पे आपका गोल 2 साल में आ रहा है और लास्ट गोल आपका 1 ईयर में आ रहा है, तो मैंने उसको 8% पे कैलकुलेट किया है। एक एस्पेक्ट रवि जी आपका मैंने और कैलकुलेट किया है कि आपको एक टैक्स लायबिलिटी भी आएगी आपके हर एक गोल में जब आप पैसा विड्रॉ करेंगे। सो मैंने अगेन एक एजम्पशन लिया है कि आपका टैक्स लायबिलिटी, आपके कुछ एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस या जो भी आपका है टैक्स प्लानिंग के हिसाब से, फिर भी आप एक 15% का लेके चलिए, 15% टैक्स लायबिलिटी आएगी। सो क्विक में मैं आपको एक चार्ट मैंने बनाया था आपके लिए, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपका जो अभी एग्जिस्टिंग स्टॉक है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, PPF है और अन्य जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यदि मैं इनकी एक ब्लेंडेड रिटर्न पकड़ूं कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स आपको 7% रिटर्न देंगे, इक्विटीज आपको 12% रिटर्न देंगे, तो 5 साल के बाद आपका पोर्टफोलियो जो है लगभग 4 करोड़ 74 लाख के आसपास होगा। दिस इज द बेसिक एजम्पशन। नाउ आपका पहला गोल आता है जिसमें आपको 40 लाख रुपए की जरूरत है। जब आप वहां से विड्रॉ करेंगे तो रफली 60,000 का आपको टैक्स लायबिलिटी आएगा, और आपका बैलेंस जो आपका बैलेंस बचेगा आफ्टर द विड्रॉल ऑफ 40 लाख, प्लस आपके जो SIPs हैं वो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप कंटिन्यू रखेंगे, और हालांकि आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, बट मान के चलिए कि आप यही अमाउंट अगर कर रहे हैं, तो आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्लस आपके रनिंग सिप्स हैं
वो दोनों को मिला के आपका जो नेक्स्ट 5 ईयर में आपका कॉर्पस है वो रफली 9 करोड़ 35 लाख के आसपास हो जाएगा, और वहां आपको जरूरत है 1 करोड़ 10 लाख की। अब आप 1 करोड़ 10 लाख वहां से विड्रॉ करेंगे, और फिर अगेन टैक्स लायबिलिटी मान के चलिए कि 1 करोड़ 60 लाख के आसपास की आप 16 लाख 50 हजार के आसपास की आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी। उसको विड्रॉ करने के बाद आपका जो रिमेनिंग अमाउंट बचा, वापस अगले 2 साल की आपकी अवधि है, उसके बाद वो कॉर्पस आपका एसआईपीज का और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का मिला के, यहाँ मैंने रिटर्न 8% कैलकुलेट किया है, सो रफली 10 करोड़ का आपका कॉर्पस बन जाएगा। वहां आपको 70 लाख की जरूरत है। फिर फोर्थ गोल आपका और 5 साल के बाद आएगा, वहां पे आपका वैल्यू रफली अगेन मैंने उसको वापस 10% लिया, बिकॉज आप अब 5 साल का टाइम होराइजन आपके पास। सो वहां आपका कॉर्पस रफली 16 करोड़ के आसपास होता हुआ नजर आएगा, जहां आप 6 करोड़ 40 लाख अपनी रिटायरमेंट के लिए साइड पे कर देंगे, और बचा आपका जो कॉर्पस है वो रफली 9 करोड़ 28 लाख के आसपास ये बचेगा, प्लस आपके एसआईपीज, और ये अगेन मिला के आपका जो लास्ट आपका गोल है, तब आपका वापस पोर्टफोलियो जो है वो 10 करोड़ 30 लाख के आसपास होगा, जहां से आप 2 करोड़ 20 लाख निकालेंगे। अब ये कैलकुलेशन जो चार्ट के हिसाब से मैंने बनाई है, उसमें एक एजम्पशन और लिया है कि आपका जो 6 करोड़ 40 लाख आपने रिटायरमेंट का निकाला, वो एक्सपेंस आप खर्चा नहीं करेंगे, वो आपका प्रोविजन था। तो ये मान के चलता हूं कि वो 6 करोड़ 40 लाख आपने कहीं पे एफडी में या कहीं पे शॉर्ट टर्म में पार्क कर दिया, और प्लस जो आपका अमाउंट बचा, तो कुल मिला के रफली आपका जब 19 साल कंप्लीट होते हैं तो आपका कुछ 15 करोड़ के आसपास कॉर्पस बचेगा। अब आपने जो टारगेट दिया था उससे तो बहुत इजीली आप उसको अचीव कर लेंगे, और ये एजम्पशन के बेसिस पे मैंने आपका ये पोर्टफोलियो बनाया था। फंड्स का मैंने आपको बता दिया, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी फोकस 30 एंड आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज आप ऐड कर सकते हैं। रिमेनिंग जो 3 फंड मैंने आपके एग्जिस्टिंग बताया वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो एक इलैबोरेट व्यू आपको दिया है आपके पोर्टफोलियो पर, और इनफैक्ट विकास जी ने पूरी स्टडी करके कितने साल बाद कितने राशि आपको मिलेगी टैक्स डिडक्शंस के बाद, कंजर्वेटिव इंटरेस्ट रेट के बाद, रिटर्न के बाद, वो पूरी कैलकुलेशन आपको अभी बताई कि आप कितना कब कब एक्यूमुलेट करेंगे। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, थोड़े से चेंजेस आपको बताए गए हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, पीजीएम इंडिया मिड कैप और मेरे ऐसे इमर्जिंग ब्लू चिप, यहाँ आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू इन्हें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 फंड्स आपको और ऐड करने की सलाह दी गई है, आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई कॉन्ट्रा और एचडीएफसी फोकस फंड। तो इन चेंजेस को नोट कर लीजिए और इन्वेस्ट करते रहिए। अशोक पंडित करनाल हरियाणा से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अशोक जी नमस्कार, बताइए सवाल। बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, बताइए अशोक जी, क्या क्वेश्चन है आपका। मैडम मैं लगभग 48,000 के करीब शिफ्ट ऐसा कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। हालांकि 2018 से मैंने शुरू किया है, पहले थोड़ा कम अमाउंट था। तो मेरा टारगेट है 1 करोड़ का बाय द एंड ऑफ 2028। तो जो मैंने फंड्स रखे हैं, क्या ये ठीक है या इनमें कोई बदलाव की जरूरत है कुछ? तो आपको आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है अभी? अभी 40 लाख है। 40 लाख के आसपास है, ठीक है। और आपने बताया 2028 मेंशन किया ना आपने, यानी यहाँ से 6, ठीक है, यानी 5 साल बाद आपको 1 करोड़ का टारगेट आप लेके चल रहे हैं, ठीक है। 48,000 की मौजूदा एसआईपी है मंथली, 40 लाख है पोर्टफोलियो की वैल्यू। फंड्स में इनके बता दूं तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप में 10,000 रुपए महीना, यूटीआई फ्लेक्सी कैप में 10,000 रुपए महीना, क्वांट एक्टिव फंड में भी 10,000 पर मंथ। साथ ही मेरे एसेट लार्ज कैप है, एसबीआई ब्लू चिप और इन्वेस्टको इंडिया ग्रोथ, इन तीनों में 5,000 रुपए महीना है, और एसबीआई मल्टी कैप में 3,000 पर मंथ। बताइए विकास जी, इनका पोर्टफोलियो और इनके गोल पर आपके सजेशंस। अशोक जी, आपका जो 40 लाख का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है और 48,000 की एसआईपी है, यदि आप 5 साल के उसके टाइम होराइजन में देखते हैं तो रफली 1.25 करोड़ के ऊपर आपका कॉर्पस बन सकता है विद अ कंजर्वेटिव अप्रोच। सो टारगेट तो आपका पूरा हो जाएगा। जो आपके एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसमें से मैं आपको बोलूंगा कि जो एग्जिस्टिंग आपका पीजीआई फ्लेक्सी कैप है, मेरे एसेट लार्ज कैप फंड एंड एसबीआई ब्लू चिप, ये आप कंटिन्यू करिए। एसबीआई फ्लेक्सी की बदले में आप जो है एसबीआई कॉन्ट्रा ले सकते हैं, और इन्वेस्टको ग्रोथ इंडिया फंड जो है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये फंड्स में आप बने रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आपका जो 48,000 का सिप और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो आपका टारगेट पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, चलिए, तो अपने आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशन यही है।
आप 1 करोड़ नहीं अपने टारगेट आसानी से हासिल कर सकेंगे। सिर्फ 2 फंड से निकलने की सलाह है, यूटीएफ, फ्लेक्सिकैप, क्वांट एक्टिव। बाकी फंड्स में इन्वेस्टेड रहिए और रिव्यू करते रहिए अपने पोर्टफोलियो को, गोल आप आसानी से हासिल कर सकेंगे। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और कॉलर्स से करेंगे बातचीत। विकास जी बने हुए हमारे साथ, जल्द वापस आते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं कमानी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। ये सुनने में आपको थोड़ा ऑड लगे कि इस तरह कोई नाम किस कंपनी का है, लेकिन अगर आप इसके शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे तो बेसिकली KEC लिमिटेड के नाम से आप इस कंपनी को जानते हैं। इस कंपनी की शुरुआत काफ़ी पुरानी है, 1945 से ये कंपनी कार्यरत है और इसकी 2 फैक्ट्रीज होती थी। एक फैक्ट्री थी मुंबई में और दूसरी फैक्ट्री जो थी वो कंपनी की लाहौर में थी, जो कि पार्टीशन के बाद वहीं चली गई, जिसके ऊपर कई केसेस भी लड़े गए, लेकिन वो कंपनी को वापस मिल नहीं पाई। तो ये शुरुआत में ये कंपनी कामकाज करती थी एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स का, यानी कि बर्तनों के कामकाज में, जब उस समय पर मेजरली ये बिजनेस के तौर पे देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपना कारोबार एक्सपैंड करना शुरू किया और कई सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आए। बहुत सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स इस कंपनी ने एग्जीक्यूट किया। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कंपनी को मिला था भाखड़ा नागल डैम की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने टावर्स का सेटअप किया था। और ये टावर के सेटअप करने को लेकर कंपनी ने कई सारे, क्योंकि उस समय पर इंपोर्ट करना ज़रूरी होता था, लेकिन कंपनी ने फिर भी कुछ पार्ट को इंपोर्ट करके और कुछ पार्ट को खुद बना के असेंबल करके इस तरह के एक बड़े ऑर्डर को बिना एक्सपीरियंस के एग्जीक्यूट किया था। तो अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन कंपनी के लिए रहेगा। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कमानी इंजीनियरिंग यानी कि KEC लिमिटेड ने फ्लड गेट्स, तिलपारा डैम के लिए फ्लड गेट्स, जो कि बाढ़ के समय पर जिनको यूज़ किया जाता है, वो गेट सप्लाई किए थे। और क्योंकि वो जो ऑर्डर दिया गया था वो ऑर्डर समय से पहले एग्जीक्यूट कर लिया गया था, तो उस समय पर बाढ़ की स्थिति नहीं थी। तो एक आर्टिफिशियल बाढ़ क्रिएट की गई थी मयूरक्षी प्लान के तहत पश्चिम बंगाल में, जिसके बाद उन गेट्स को टेस्ट किया गया था कि क्या वो गेट सफिशिएंट हैं, और वो सफिशिएंट रहे भी, ना केवल बल्कि उन्होंने बढ़िया से उस बाढ़ को संभाला भी। तो इस तरह की एक आर्टिफिशियल बाढ़ के तहत इस प्रोडक्ट को उस समय पर टेस्ट भी किया गया था, जो कि KEC की तरफ से सप्लाई किया गया था। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग या इंजीनियरिंग मार्वल्स जो कि KEC की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें करीब करीब 1000 मील का टेलीफोन केबल इस कंपनी ने, और साथ साथ बॉयलर, चोला थर्मल पावर स्टेशन और मदुरा थर्मल पावर स्टेशंस को प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा वैगन, इंजन्स, व्हील सेट्स, एक्सेल बॉक्स, ये सब कुछ रेलवेज को विद टाइम इस कंपनी ने सप्लाई किए हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर, मुकचुंद, तुंगभद्रा और कोरबा के लिए स्विच गियर, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इस कंपनी की तरफ से सप्लाई किए गए हैं। और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स में जो फ्लड गेट्स होते हैं वो भी मयूरक्षी और साथ साथ संगुलम, ये 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए सप्लाई किए गए हैं। तो KEC इंटरनेशनल यानी कि कमानी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आए, कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं आइशर मोटर्स की। दरअसल कभी अगर आप ताज कोलाबा या आमतौर पे मॉल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शॉप देखा होगा या एक आउटलेट देखा होगा गुड अर्थ के नाम से। ये गुड अर्थ जो है ये यूजुअली आपको दिखाई पड़ेगा गिफ्ट आइटम के लिए या वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग के लिए। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत जब हुई थी तब इस कंपनी का नाम था आप देख रहे हैं यो मनी और हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कैपिटल के विकासपुरी मौजूद हैं। कुछ और कॉलर्स से कनेक्ट करते हैं। बिलास हमारे साथ मौजूद हैं, बिलास सिंघा, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल से। बिलास नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैम, मेरा पोर्टफोलियो है आपके पास। मेरा रिटायरमेंट प्लान है और मैंने होम लोन लिया, तो मेरा गोल है होम लोन टेन्योर से पहले मेरे को पेमेंट करना, रीपेमेंट करना है, उसके बाद मेरा रिटायरमेंट प्लान। ओके, तो आपके फिलहाल 18,000 के आसपास की SIP चल रही है? हाँ, स्टेप अप 10% है और टॉप अप मैं करता हूँ। ओके,
तो 10% एनुअली स्टेप अप SIP भी कर रहे हैं। 15 साल में 7 करोड़ का टारगेट। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू है 5 लाख। 18,000 के एग्जिस्टिंग SIPs हैं, जिसमें कैनरा रोबो ब्लू चिप इक्विटी में 2,000 रुपये महीना, पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 5,000 रुपये महीना, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,000 रुपये महीना, क्वांट एक्टिव फंड में 4,000 रुपये महीना और एक्सिस स्मॉल कैप में 5,000 पर मंथ। बताइए इनके पोर्टफोलियो, इनके गोल पर आपके सजेशंस विकास जी। विलास जी, आपका जो हमें आपने भेजा डेटा कि 5 लाख रुपए आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है और 18,000 की आपकी सिप चल रही है। तो पहले पोर्टफोलियो लेवल पे बात करते हैं। तो यदि आप अपना जो टारगेट है आपका उसको पूरा करने के लिए रफली आपको 2,000 का SIP और चाहिए। ऑल्दो आप 10% स्टेप अप कर रहे हैं, या फिर आपको जब जब कभी डीप करेक्शन आती है, कोई बोनस मिलता है या आपको कोई कैश फ्लोज आते हैं, तो आप उसको टॉप अप करिए। सो टारगेट पूरा करने के लिए आपको रफली 2,000 का SIP और करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे आपने फंड्स का आपने जो लिस्ट भेजा हमें, सो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, आप जो अपने एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसमें आप PGIM मिड कैप जो है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है, ये कंटिन्यू करिए। कैनरा रोबेको ब्लू चिप ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू। उसके अलावा आप 2 फंड जो है मैं वो चेंज करने के लिए बोलूंगा, SBI कॉन्ट्रा फंड और ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। सो ये 2 फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। और मैंने जो कैलकुलेशन दिया आपको 12% पे दिया है। हो सकता है आपका 18,000 SIP पे अगर 15% के रेट से फंड्स ग्रो कर जाए तो टारगेट आपका पूरा भी हो सकता है। बट अभी रफली 1.74 CR के आसपास आपका कॉर्पस बनता हुआ नजर आ रहा है अगले 15 साल में। बट यदि आप इसको 20,000 कर देंगे तो आपका इजीली आपका टारगेट 2 करोड़ का पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। तो आपके गोल पर राय दी गई है और आपके पोर्टफोलियो पर भी अपने कुछ फंड्स जो चुने हुए हैं उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 फंड्स और ऐड कर सकते हैं। 3 फंड्स अपने पोर्टफोलियो से कंटिन्यू कीजिए। SBI कॉन्ट्रा ICICI प्रू अपॉर्चुनिटीज वो आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। एक और सवाल लेंगे। अमोल ने एक सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू। 17,000 की इनके एग्जिस्टिंग SIP 15 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। अब इनसे बातचीत हो पाती तो क्लियरिटी मिलती कब इन्होंने पोर्टफोलियो की शुरुआत की, वैल्यू कितनी है पोर्टफोलियो की। लेकिन फिलहाल जो फंड्स है इनके पास वो है मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 5,000 और साथ ही निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 3,000, एक्सिस ब्लू चिप में 2,000, SBI ब्लू चिप में 5,000 और SBI स्मॉल कैप में 2,000। सभी इन्वेस्टमेंट्स ये पर मंथ के बेसिस पे कर रहे हैं। तो फिलहाल इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा, जिसमें 3 ब्लू चिप है, 1 मल्टी कैप और 1 स्मॉल कैप फंड है, और इनके गोल पर विकास जी आपके सजेशंस। जी, सो दीपाली, मुझे वही था, मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यही था कि इनका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन बड़ा हाई है ब्लू चिप की तरफ, तो उसमें पोर्टफोलियो का ओवरलैप भी हो सकता है। तो इसीलिए जो इनका एक्सिस ब्लू चिप है इसको ये अपना फोकस 25 में कर सकते हैं शिफ्ट, और मेरे एसेट ब्लू चिप आप कंटिन्यू कर दीजिए। SBI ब्लू चिप की जगह SBI कॉन्ट्रा कर दीजिए, तो बहुत ही इवनली बैलेंस पोर्टफोलियो इनका बन जाएगा। अब 17,000 की जो ये SIP कर रहे हैं, और जैसा हमें अभी मालूम नहीं कि इनका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट कितना, बट 15 साल तक अगर ये करेंगे तो रफली 85 लाख का इनका जो वैल्यू है वो बन जाएगा। बट अगर ये चाहते हैं कि इनका टारगेट 1 CR बन जाए, तो उसके लिए इनको फिर SIP अपना 17,000 से 20,000 तक करना पड़ेगा मंथली SIP। ओके, चलिए ठीक है। तो ये है आपके लिए पोर्टफोलियो पर सजेशंस। और रही बात 20,000 के आसपास के SIP करेंगे तो गोल हासिल कर लेंगे। 17,000 के ऑलरेडी आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। चलिए अब बात करते हैं टॉप 4 फंड्स की। तो विकास जी बताइए आपने कौन से फंड्स चुने हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि वो एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सके, शुरुआत कर सके निवेश की। सो यहाँ से अगर कोई शुरुआत करता है तो जैसे मैंने 2 फंड्स तो काफी बोले अपने जो इन्वेस्टर क्वेरीज थी, SBI कॉन्ट्रा और HDFC फोकस 30। उसके अलावा एक कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, वो कर सकते हैं, इट्स अ मिड कैप फंड। और एक फंड जो मैं टेक्निकल कॉल आज मैं देना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को, वो है आपका मेरे एसेट हेल्थ केयर फंड। सो हुआ क्या है कि हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ज्यादा बीटन डाउन रहा है पिछले 1.5-2 साल में, और अब काफी सारी फार्मा कंपनीज और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने प्राइस रिवीजन किए हैं, प्रीमियम्स बढ़ाए हैं। तो आने वाले क्वार्टर्स में ये कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, जिसकी वजह से ये सब स्टॉक थोड़ा हमें अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। बट ये 3 से 5 साल का यदि होराइजन है तो मेरी एसेट हेल्थ केयर एक फंड है जो टेक्निकल कॉल जिसको हम बोलते हैं वो ऐड किया जा सकता है। ओके, चलिए। तो SBI कॉन्ट्रा, मेरे एसेट हेल्थ केयर, HDFC फोकस 30, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ये 4 चॉइसेस हैं। अगर आप कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करने का सोच रहे हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो इन 4 फंड्स के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर सकते हैं। तो कोई एक फंड को ना चुने, चारों फंड्स को एक साथ पे करके एक पोर्टफोलियो फुल फ्लेजेड क्रिएट करने, वो भी लॉन्ग टर्म के विजन के साथ। बाकी कोई भी पोर्टफोलियो आप बनाए, टॉप अप, स्टेप अप प्लस
रेगुलरली रिव्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, शुक्रिया विकास जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।